बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियाँ जो है पाठ उसके प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। लाख की चूड़ियाँ जो हैं ये लेखक इसके हैं कामतानाथ जी। और इसके प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाब से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसमें इसका उत्तर है, लेखक अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार उसे सबसे अच्छा लगता था। लेखक को बदलू मनिहार बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह लेखक क्या करता था, अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां रंग बिरंगी होती थी। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को खुश कर देती थी। लेखक बदलू को काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर काका पुकारता है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस प्रश्न में बदलू को लेखक ने किस तरह से बदलू काका जो है कहा है। लेखक अपने मामा के गांव बड़े ही चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे सबसे अच्छा लगता था। वह लेखक को सुंदर सुंदर क्या करता था, लाख की गोलियां बना के देता था। और ये गोलियां बहुत रंग बिरंगी होती थी। ये रंग बिरंगी गोलियां जो थी लेखक को खुश कर देती थी, क्योंकि वह इनकी सहायता से वो बदलू जो था चूड़ियाँ बनाता था। लेखक बदलू को काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उससे क्या बोलते थे, बदलू को काका कह के पुकारते थे। इसलिए लेखक ने भी उसे काका कहना शुरू कर दिया। और लेखक बदलू मामा कहने की बजाय उसे क्या बोलते था, काका। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए अन्य वस्तु देना। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु आप देते हो और उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेते हो। तो जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और बदले में पैसा न देकर अन्य कोई दूसरी वस्तु देकर अपनी मनचाही वस्तु ले ले तो ये वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। अतः वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो गई है। इस समय जो है, अब के समय में वस्तु विनिमय पद्धति नहीं रही है, परंतु पुराने ज़माने में ये वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। तो लोग क्या करते थे, अनाज के बदले कोई और चीज़ ले लेते थे। तो घर में जो चीज़ उनके पास होती थी उसके बदले वो दूसरी वस्तु जो थी वो खरीद लेते थे। तो अब वस्तुओं को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। कहते इस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंसान को, मनुष्य को इस समय धन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु पुराने ज़माने में जो था, लोग जो थे वस्तु विनिमय पद्धति को अपनाकर ही अपना काम चला लेते थे। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा बच्चों। तो अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है? क्या प्रश्न है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं और इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है? इसका उत्तर है, लेखक ने बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी
की समस्या की ओर संकेत किया है। लेखक यहाँ पे किसकी ओर संकेत करता है? बेरोजगारी और बेकारी की तरफ, कि हमारे जो है यहाँ पर देश में बेरोजगारी बहुत हो गई है और बेकारी की समस्या बहुत हो गई है। इस पाठ में भी उसने इस समस्या को उजागर किया है। लेखक बोलता है, लेखक ने बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है क्योंकि अब मशीनों की सहायता से अधिक कामकाज जो है किया जा रहा है। मशीनों की सहायता से अधिक काम काज किए जा रहे हैं, इसलिए मशीनी युग भी इसे कहा गया है। आजकल के युग को इसलिए मशीनी युग भी कहा गया है। तो मशीनी युग होने के कारण कुछ लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। अतः लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लघु उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा व्यवसाय करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को उजागर किया लेखक ने इस प्रश्न के उत्तर में, और संकेत किया है इसने बेरोजगारी और बेकारी की समस्या को, क्योंकि कहता है कि आजकल के ज़माने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मशीनों की सहायता से लिया जा रहा है, और मशीनी युग होने के कारण जो है लोग जो है अपना कामकाज नहीं कर पा रहे हैं और लोग जो है अपने को असहाय सा महसूस कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मशीनी युग होने के कारण जो है लोग अपने आप को, उनके हाथ अपने आप में समय कटे हुए दिख रहे हैं कि अपने को कोई काम नहीं उनको मिल रहा है। तो इस करके लघु उद्योग जो हैं और ग्रामीण के क्षेत्रों में जो हैं छोटे छोटे व्यवसायों को अपनाकर जो है लोग जो है काम को जो है उजागर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है, पहले प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। कहता है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो बदलू के मन में उसके रोजगार के हित, कहता है बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी। उसको डर था कि कहीं मेरा रोजगार ना छिन जाए, जो लेखक से छिपी ना रह सकी। लेखक का कहने का ये अर्थ है, क्या अर्थ है कि इस मशीनी युग में हजारों लोगों के व्यवसाय रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। तो इसमें बोला गया है, प्रश्न में पहले बोला गया कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी? बदलू को डर था कि कहीं मशीनी युग आ जाने से उसका जो है रोजगार छीन न जाए, और लेखक का कहने का अर्थ यह है कि इस मशीनी युग में हजारों लोग जो हैं व्यवसाय और रोजगार को पूर्ण रूप से जो है लोगों के रोजगार जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हैं लघु व्यवसायों को अपना रहे हैं। लघु व्यवसाय होते हैं छोटे जो हैं उद्योग हो गए, और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हैं बनाना पसंद कर रहे हैं। तो इसमें आपको उत्तर समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बारी आपको दोहरा देती हूँ इस प्रश्न का उत्तर। बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। लेखक का कहने का अर्थ यह है कि इस मशीनी युग में हजारों लोगों के व्यवसाय रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए? तो मशीनी युग होने के कारण जो बदलू की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? तो मशीनी युग आने से बदलू के जीवन की दशा जो थी बहुत ज़्यादा खराब होगी, अत्यंत दयनीय होगी। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की, कह रहा है उसका जो मनिहारी का काम था एकदम से समाप्त हो गया। तो
तो उसके हाथ की जो बनी हुई चूड़ियाँ थी अब कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मशीनी युग आने के कारण लोग जो थे उसमें जो थे अपने अपने ढंग से जो थे लोग जो काम कर रहे थे। तो कह रहे उसके हाथ की बनी हुई चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीद रहा था। तो उसके गांव जो थी, उसकी जो गाय थी वह भी बिक गई थी। तो उसके हाथों और माथे पर जो थी नसें उभर आई थी। कहने का मतलब यह है कि वो उसकी गाय भी बिक गई थी और उसके हाथों की नसें भी उभर आई थी, क्योंकि उसको खांसी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसे खांसी भी हो गई थी। इन सब का कारण गरीबी थी, जो कि उसका रोजगार समाप्त होने के कारण अधिक लाचार अनुभव करने लगा। कहने का मतलब यह है कि उसकी जो थी गाय भी जो थी वह बिक गई थी। उसके हाथों में जो थी लकीरें आ गई थी, नसें फूल गई हुई थी उसके हाथों की, माथे पर लकीरें आ गई हुई थी, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो रहा था। और गरीबी के कारण उसे जो थी, गरीबी की समस्या भी बहुत बड़ी भयानक समस्या थी उसके जीवन में। और उसका रोजगार छिन जाने के कारण अब दिन प्रतिदिन जो था वो कमज़ोर होता जा रहा था और अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था, लाचार अनुभव करने लगा था वो। अगला प्रश्न है, बच्चों आपने बदलू कहानी के पात्र की कहानी तो समझ ली। कहने का मतलब जो है आपको हमने कहानी ये समझा दी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कहानी में संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखना है। आपने बताना है कि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। और आपने आपको जो मोबाइल फ़ोन दिया गया है नंबर, उस पर आपने लिखकर अपने उत्तरों को भेज देना है और सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का अवश्य उत्तर देंगे। सबसे पहले आपको चलो मैं समझा ही देती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पर व्यक्तिवाचक क्या आपको जो है पिछले जो है टॉपिक में भी आपको समझा दिया था। तो अब जो है आपको इसके जो कुछ एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है जो आपको बता रहे हैं, जैसे बदलू जहाँ पे दिया है, जनार्दन दिया है, लाख दी है और नीम दी है। इस पार्ट को आपने पढ़ा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होगी इस पार्ट में? बदलू, जनार्दन और लाख और नीम। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी व्यक्ति के बारे में आपको बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने पहले भी आपको समझा दिया है। तो आशा करती हूँ आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जो है ज्ञान हो गया होगा। जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे आ गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है इसमें से, इस पाठ में से जो बताई गई है, जैसे बेटी है, बधू है, लड़के हैं, तो बच्चे, चूड़ियाँ, मामा, लाख और औरतें। कोई किसी एक औरत का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, ना ही कोई लाख बताई है कि किस चूड़ी की लाख है ये। मामा है, जैसे कौन सा मामा है उसका कोई नाम नहीं बताया गया है। तो चूड़ियाँ होगी, बच्चे हो गए, ये बेटी, बधू और लड़के, ये होगी जातिवाचक संज्ञा आपकी। आगे आगे आपकी भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा कौन सी इस पाठ में से निकाली गई है? अच्छा, सुंदरता, चाव, नाजुक और खिलौना, खिलाना और प्रसन्नता। खिलाना और प्रसन्नता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। भावों को केवल हम बता सकते हैं कि ये अच्छा है, ये सुंदर है, ये चाव है, चाव आ रही है, अच्छी चीज़ का किसी को चाव आ रहा है। नाजुक है, ये खिलाना है, प्रसन्नता है, ये क्या आ गया? आपके भाववाचक संज्ञा आ गई। तो आगे है आपका बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात अर्थात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो है यहाँ पे तीन भेद बताए गए हैं आपको। हमने यहाँ पे तीन भेदों के बारे में बताया है नीचे, तो इसको तीन भेदों में बांटा गया है। सबसे पहले आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो और कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें बताई है?
लल्ला हो गया, रज्जो हो गई, आम, कांच, गाय इत्यादि। ये आ गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा आ गया आपका जातिवाचक संज्ञा। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। ये आ गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। और आ गई आपकी भाववाचक संज्ञा आ गया। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें? सुंदरता हो गई, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार है, आकार और वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। कैसे होता है उसका? हमने पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं भी चुनकर लिख ली हैं और आपको समझा भी दी हैं। कई बार बच्चों पाठ में से रिक्त स्थान भी भरने को आ जाते हैं, तो हम कुछ निम्नलिखित रिक्त स्थान आपको बता रहे हैं जो नीचे लिखे गए हैं। कहता है सारे गांव में, इसमें हम भरेंगे बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, जिसमें एक पुराना डैश का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? नीम का वृक्ष था। तो बदलू डैश था, बदलू एक मनिहार था, लेकिन डैश ये लिखा है, रिक्त स्थान लिखा है, बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन कांच जो है बड़ा खतरनाक होता है। गोरी गोरी कलाइयों पर रिक्त स्थान है आगे की चूड़ियाँ, तो इसमें आएगा लाख की चूड़ियाँ। तो आप ये जो है रिक्त स्थान जो है आप याद कर लेना। कई बार आपको एग्ज़ाम में पेपर में भी ये पूछ सकते हैं। तो मैंने इस करके इन रिक्त स्थानों के जो है प्रश्नों के उत्तर जो हैं नीचे दिए गए हैं, आप उसे ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न जो है वह हम आपने स्वयं करना है। तो क्या है, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है, तो उसका आप कैसे सत्कार करते हैं, अतिथि का सत्कार कैसे करते हैं, तो आपने उसके बारे में बताना है। तो प्रश्न है आपका, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ये आपने स्वयं उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। तो आपने क्या लिखना है इस प्रश्न में कि आप छुट्टियों में किस किस के घर में जाते हो और आपको वहाँ पे कैसे लगता है, अच्छा लगता है, तो उसके बारे में लिखना है आपने। तो आप दिन में क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे, आपका दिन कैसे व्यतीत होता है, तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और वहाँ क्या है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो आज आपको हमने बच्चों लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ के प्रश्नोत्तर समझाए। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, किसी प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आया हो, तो आप पर्सनली जो है फ़ोन पर मुझे पूछ भी सकते हैं और उत्तरों को पूरी तरह से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद।